एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों आज हमारी बीएड सेकेंड ईयर की पेपर फर्स्ट की सेकेंड क्लास होनी है। इसके पहले की क्लास में हमने शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा और कई सारी चीज़ें हमने शैक्षिक प्रशासन के बारे में जाना है। तो आज हमारा टॉपिक होगा शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही शैक्षिक प्रशासन के प्रकार के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब जानते हैं शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में, यानी कि थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन का पहला सिद्धांत यह कहता है कार्य के समुचित विभाजन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत देखिए कि विद्यालय जो है ये एक प्रकार का सहकारी समाज है। इस सहकारी समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ये आवश्यक है कि कार्य का उचित रूप से विभाजन किया जाए, जिससे कार्यों की जो है अस्पष्टता और पुनरावृत्ति जो है इससे बचा जाए। आगे देखिए, कार्य के समुचित विभाजन के अभाव में विद्यालय अपना कार्य जो ये समुचित ढंग से नहीं चला सकता है। इस सिद्धांत व दृष्टिकोण को सामने रखते हुए शिक्षा प्रशासकों को ये चाहिए कि वह शिक्षा कार्य में भाग लेने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, अर्थात प्रधानाचार्य, शिक्षक, व्यवस्थापक आदि सभी शिक्षा के विभिन्न स्रोत जैसे कि घर, स्कूल, समुदाय और सरकार, इन सभी की जिम्मेदारियों को भली भांति निश्चित कर दें और साथ साथ इसके प्रकार की योजना बनाएं कि वे सब सहयोग पूर्वक शिक्षा के कार्य में अपने अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभा सके। अगला सिद्धांत है व्यक्तित्व का विकासवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि विद्यालय का उद्देश्य छात्रों को निर्धारित स्तर पर एक शिक्षा प्रदान करना ही नहीं होता है, बल्कि व्यक्तित्व का समुचित विकास करना भी होता है। अतः विद्यालय प्रशासन व संगठन का प्रथम सिद्धांत यह होना चाहिए कि इसके द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का अभीष्ट विकास हो सके। अगला सिद्धांत है नीति एवं कार्यक्रम के निर्धारणों में रचनात्मक एवं आशावादी दृष्टिकोण का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है कि विद्यालय प्रशासन में प्रबंध एवं प्रधानाचार्य को विचारों, नीतियों एवं कार्यक्रमों में रचनात्मक एवं आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। इस प्रकार दृष्टिकोण रखने से छात्रों को भी इसका दृष्टिकोण इसी प्रकार होता है, यानी कि जैसे शिक्षक अपना दृष्टिकोण रखेंगे, जैसा शिक्षक व्यवहार करेंगे, उसी प्रकार से उनका अनुकरण करके छात्र भी उसी प्रकार का व्यवहार करता है। तो इससे क्या होता है, छात्रों की तो प्रगति होती ही है, साथ ही संपूर्ण समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र का भी कल्याण होता है। अगला सिद्धांत देखिए, ये कहता है नीति एवं कार्यक्रम के निर्धारणों में छात्रों तथा शिक्षकों के सहयोग का सिद्धांत। विद्यालय प्रशासन का एकमात्र सिद्धांत यह भी होना चाहिए कि उनकी नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण में अधिकाधिक लोग भाग ले सकें। अतः प्रधानाचार्य को अपने आप को एक सर्वे सर्वा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझने से विद्यालय के जितने भी मानविक तत्व हैं इन सभी को एक टीम के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे और उनकी पहल करने की शक्ति का अंत हो जाएगा। प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य दोनों को ये चाहिए कि वे विद्यालय संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए छात्रों एवं शिक्षकों का भी सहयोग लें, उनसे विचार विमर्श करें, उनसे बातचीत करें और सभी कार्यों में उनका निर्णय लें। अगला देखिए, अगला सिद्धांत है प्रयासों के समन्वय का सिद्धांत। विद्यालय प्रशासन इस प्रकार होना चाहिए कि विद्यालय से संबंधित समस्त मानवीय तत्व जैसे कि छात्र हो गए, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और क्लर्क, इन सभी के एक इकाई के रूप में ये कार्य कर सके। साथ मिल करके यदि विद्यालय के विभिन्न मानवीय तत्व अलग अलग रूप से या फिर व्यक्तिक ढंग से कार्य करेंगे तो अपने लक्ष्य अर्थात जो छात्र है इनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकेगा, छात्र सफल नहीं हो सकेंगे। अतः विद्यालय प्रशासन का यह सिद्धांत होना चाहिए कि विद्यालय के
संतृप्त जीवन को प्राप्त करने के लिए समस्त मानवीय तत्व एक टीम के रूप में कार्य करें, एक संगठित दल के रूप में कार्य करें। समस्त भौतिक तत्व यानी कि स्कूल हो गया, स्कूल भवन हो गया, खेल का मैदान हो गया और फर्नीचर, इन सभी का एक प्रभावशाली रूप से उपयोग हो सकेगा। अगला सिद्धांत है शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति का सिद्धांत, यानी कि विद्यालय प्रशासन का एक आधारभूत सिद्धांत यह होना चाहिए कि विद्यालय का कार्यक्रम शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति में भी सहायक हो। प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य को ये चाहिए कि वह शिक्षकों को व्यावसायिक साहित्य पढ़ने का अवसर दें, उन्हें अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाने का अवसर दें। इसके अतिरिक्त समय समय पर शिक्षकों को सेमिनार में जाने का अवसर दें, सेमिनार में भाग लेने का अवसर दें और रिफ्रेशर कोर्स करवाने का भी मौका दें। अगला सिद्धांत कहता है विद्यालय के उद्देश्य और उसकी नीतियों एवं कार्यक्रम में एक रूपता का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर लिखा है विद्यालय प्रशासन ऐसे ढंग का होना चाहिए कि उसके उद्देश्यों एवं उनकी नीतियों और कार्यक्रमों में गतिरोध उत्पन्न ना हो, उसकी सभी क्रियाएं उसके शैक्षिक आदर्श से काफ़ी मिलती जुलती होनी चाहिए। अतः प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य को ये चाहिए कि वे जो भी आदर्श निर्धारित करें, जो भी निर्देशन दें, उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हीं के अनुरूप विद्यालय की क्रियाओं, कार्यों, नीतियों का भी संयोजन हो। यदि आदर्शों के विपरीत नीतियां होंगी, आदर्शों की विपरीत क्रियाएं अपनाई जाएंगी तो आदर्शों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी और विद्यालय का कार्य भी समुचित ढंग से नहीं चल पाएगा। अगला देखिए, अगला सिद्धांत है संपूर्ण विद्यालय के कल्याण का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि विद्यालय प्रशासन का एक आधारभूत सिद्धांत यह भी होना चाहिए कि उनके प्रत्येक कोर्स में संपूर्ण विद्यालय का कल्याण निहित रहे। यदि इस सिद्धांत की अवहेलना की जाती है तो समस्त क्रियाएं एवं कार्यक्रम दोषपूर्ण हो जाएंगे, प्रतियोगिता के शिकार हो जाएंगे और विद्यालय अपने ध्येय को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। विद्यालय की समस्त क्रियाओं का निर्णय उनके सापेक्षिक महत्व के आधार पर किया जाए, किंतु उस निर्णय को संपूर्ण विद्यालय के कल्याण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो ये थे सिद्धांत। अब जानेंगे शैक्षिक प्रशासन के प्रकार के बारे में। तो शैक्षिक प्रशासन के दो प्रकार माने जाते हैं। पहला है शैक्षिक प्रशासन का केंद्रित स्वरूप और दूसरा है शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रित स्वरूप। पहला देखते हैं शैक्षिक प्रशासन का केंद्रित स्वरूप क्या कहता है, यानी कि जो केंद्र सरकार है ये ही शिक्षा पर हावी रहती है। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं शिक्षा पर केंद्रित स्वरूप, शिक्षा का केंद्रित स्वरूप। देखिए यहाँ पर लिखा है जब शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण दायित्व क्या होता है, एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होता है तो उसे प्रशासन का केंद्रित स्वरूप माना जाता है। अर्थात जब स्थानीय सरकारों को महत्व नहीं दिया जाए और राज्य सत्ता ही शिक्षा पर हावी रहे तो उसे शिक्षा प्रशासन का केंद्रीकरण कहते हैं। आगे देखिए, शिक्षा प्रशासन में केंद्रीकरण की जो विचारधारा है इसकी शुरुआत सबसे पहले रूस से हुई। यहाँ पर आप रूस कर लीजिएगा। शिक्षा प्रशासन के केंद्रित स्वरूप के पक्ष में विद्वानों ने कई सारे तर्क दिए हैं, जैसे कि शिक्षा संरचना का स्वरूप और व्यवस्था एक जैसी रहती है, देश के सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक जैसी संस्थाएं होती हैं। अगला देखेंगे शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रित स्वरूप क्या कहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के आधार पर स्थानीय सरकारों को अनेक अधिकार सौंप दिए और उन्हें शिक्षा संबंधी अनेक दायित्व उन पर सौंप दिए। वर्तमान समय में ये जो स्थानीय निकाय हैं, यानी कि लोकल बॉडीज की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये स्थानीय निकाय ही राज्य सरकार के शिक्षा के दायित्व का निर्वाह करते हैं। राज्य सरकार के द्वारा सौंपे हुए शिक्षा के कार्य स्थानीय निकाय के ऊपर होता है। इस स्थानीय निकायों का इस समय समूचे देश के प्रत्येक राज्य में जाल सा फैला हुआ है। बड़े महानगरों में निगम, छोटे नगरों में नगर पालिकाएं, टाउन एरिया में कमेटी, जिला स्तर की शिक्षा परिषदें आदि सब स्थानीय स्तर की प्रशासकीय संस्थाएं ही होती हैं जो कि राज्य की प्राथमिक शिक्षा का भी भार वहन करती हैं।
ये स्थानीय निकाय, तो ये होता है शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रित स्वरूप। और आपने जाना शैक्षिक प्रशासन का केंद्रित स्वरूप, ये दोनों शैक्षिक प्रशासन के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, आपको यहाँ से हेल्प मिली, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।